गांव का नाम था मधुपुर। बाहर से शांत, भीतर से बेचैन। कच्ची सड़कों, पीपल के पेड़ों और सुबह की धूप से भरा ये गांव जितना सुंदर दिखता था, उतना ही भीतर कई घरों में दर्द पल रहा था। उसी गांव के आखिरी छोर पर था हरिहर का घर। मिट्टी की दीवारें, टीन की छत और आंगन में एक पुराना नीम। इसी घर में रहती थी काव्या, 10 साल की एक दुबली पतली बच्ची जिसकी आंखों में उम्र से कहीं ज्यादा थकान थी। काव्या की माँ सीमा अब इस दुनिया में नहीं थी। 5 साल पहले बीमारी ने उसे छीन लिया था। सीमा के जाने के बाद हरिहर टूट गया था, या शायद उसने टूटने का बहाना बना लिया था। 1 साल बाद हरिहर ने दूसरी शादी कर ली। नई पत्नी का नाम था रेखा। रेखा अपने साथ अपनी सगी बेटी नैना को भी लाई, जो काव्या से 2 साल छोटी थी। रेखा का आगमन उस घर में वसंत नहीं बल्कि पतझड़ लेकर आया। अरे ओ काव्या, ये देख तेरी नई माँ आ गई है। अब से सारा काम काज, साफ सफाई सब तुझे संभालनी होगी। बड़ी हो गई है अब तू। नमस्ते ना, रेखा ने जवाब में बस एक ठंडी और बेरुखी मुस्कान दी। जैसे जैसे दिन बीतते गए, रेखा का असली रूप सामने आने लगा। काव्या के लिए सुबह सूरज उगने से पहले शुरू होती। झाड़ू, पानी, चूल्हा और सबके लिए खाना। घर में 2 नियम थे, एक नैना के लिए और एक काव्या के लिए। नैना के लिए नए कपड़े, मिठाई और देर तक सोने की छूट थी। वो स्कूल जाती थी और माँ का प्यार पाती थी। काव्या के लिए पुराने कपड़े, बासी खाना और अनगिनत काम थे। उसे स्कूल जाने की अनुमति नहीं थी। एक दिन नैना ने जानबूझकर काव्या की पुरानी गुड़िया तोड़ दी, वही गुड़िया जो उसकी माँ सीमा ने दी थी। तू रो क्यों रही है? एक टूटी गुड़िया ही तो है, माँ से कहकर मैं नहीं ले लूंगी। काव्या की आंखों में आंसू भरा है। क्या ड्रामा लगा रखा है? काम पर ध्यान दे और नैना को परेशान मत कर। उस दिन काव्या ने तय कर लिया, अब वो रोएगी नहीं। रात को जब सब सो जाते, काव्या नीम के पेड़ के नीचे बैठती। वो चांद को देखती और सोचती, शायद उसकी माँ भी कहीं से उसे देख रही होगी। काव्या की जिंदगी में अब सपने नहीं थे, सिर्फ जरूरतें थीं। लेकिन नैना के सपने बड़े थे, शहर में पढ़ना। एक शाम रेखा और हरिहर बात कर रहे थे। नैना को शहर के अच्छे कॉलेज में दाखिला दिलवाना है। इतना पैसा कहाँ से आएगा रेखा? अपनी जमीन की उपज इस साल अच्छी नहीं हुई है। पैसा कहाँ से आएगा? काव्या किस लिए है? उसे शहर भेज दो, वहाँ किसी के घर काम करेगी तो 2 पैसे भी कमाएगी और नैना की पढ़ाई में भी हाथ बटाएगी। पर वो बच्ची है। तुम अपनी बेटी की चिंता मत करो, गांव में रहकर वो क्या करेगी, और वैसे भी हम पर बोझ कम होगा। हरिहर विरोध नहीं कर पाए। अगले ही दिन रेखा ने काव्या को शहर के लिए तैयार होने को कहा। ये घर मेरा नहीं है, जाने के लिए मुझे किसी बहाने की जरूरत नहीं। काव्या ने बिना किसी सवाल के अपनी पुरानी छोटी पोटली बांध ली। काव्या को शहर की एक बड़ी हवेली में बाई के काम पर लगा दिया गया। वो यहाँ दिन भर काम करती, सफाई, बर्तन, कपड़े, और रात को एक छोटे से कोने में सो जाती। उसकी कमाई सीधे रेखा के पास जाती थी और उन पैसों से नैना की पढ़ाई और शानो शौकत की चीजें आती थीं। नैना अब शहर के कॉलेज में पढ़ने लगी थी। उसे शहर की जिंदगी बहुत पसंद आई। वो इस बात से अनजान थी कि उसका आराम का जीवन उसकी सौतेली बहन के खून पसीने पर टिका है। एक बार काव्या ने चोरी छिपे हरिहर को एक छोटा सा पत्र लिखा। उसने अपने पिता का हाल पूछा और अपनी माँ की याद दिलाई। हरिहर को पत्र मिला, उसकी आंखें भर आईं। वो जानता था कि वो अपनी बेटी के साथ गलत कर रहा है। पर उसी शाम रेखा को हरिहर के हाथ में वो पत्र दिख गया। वो आग बबूला हो गई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे पत्र लिखने की? अगर वो वापस आ गई तो हमारी नैना की पढ़ाई कैसे होगी? उसने तुरंत काव्या को जवाब में एक और पत्र लिखा। उस पत्र में झूठ था। हरिहर की तबीयत ठीक नहीं है और गांव में सब कुछ बर्बाद हो चुका है, इसलिए काव्या को और ज्यादा पैसे कमाने होंगे और गांव वापस नहीं आना है। काव्या ने पत्र पढ़ा। उसका दिल टूट गया, पर अब उसने अपने आंसुओं को काम पर लगा दिया। अगर मैं और काम करूंगी तो बाबूजी बच जाए। वो और मेहनत करने लगी। काव्या ने खुद को अपने पिता को बचाने की एक अंतहीन दौड़ में झोंक दिया था।
शहर में 5 साल बीत गए। काव्या 20 साल की हो चुकी थी। उसका शरीर कठोर परिश्रम से थका हुआ था, पर उसका मन पत्थर जैसा दृढ़ हो गया था। उसने अपनी मालकिन को मना लिया था कि वो रोज शाम को 2 घंटे पढ़ सके। उसे पता था कि शिक्षा ही इस दलदल से निकलने की एकमात्र नाव है। इधर नैना ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी और अब वो एक बड़ी कंपनी में काम कर रही थी। वो चमकदार जीवन जी रही थी। उसे अपने गांव की याद तक नहीं आती थी और ना ही अपनी सौतेली बहन काव्या की। टूटे हुए पिता। गांव में हरिहर की हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। उन्हें दिल की बीमारी हो गई थी। रेखा अब भी काव्या के भेजे पैसों पर ऐश कर रही थी और हरिहर की देखभाल ढंग से नहीं करती थी। एक दिन गांव के एक बूढ़े व्यक्ति ने, जिसे काव्या से बहुत स्नेह था, चुपके से काव्या को एक पत्र भेजा। पत्र का अंश, हरिहर बहुत बीमार है और रेखा उसका ध्यान नहीं रख रही है। काव्या को तुरंत घर आना चाहिए। काव्या ने तुरंत अपने काम से छुट्टी ली और गांव के लिए निकल पड़ी। रात के अंधेरे में काव्या अपने पुराने घर पहुंची। घर के दरवाजे बंद थे। भीतर रेखा और हरिहर की लड़खड़ाती आवाज आ रही थी। रेखा, काव्या कहाँ है मेरी? मैंने उसे शहर क्यों भेजा? मैंने उसकी पढ़ाई क्यों रोकी? बस नैना के लिए? चुप रहो, उस अभागिन की चिंता मत करो। वो शहर में मजे कर रही होगी। मैंने उसे झूठ कहा था कि तुम बीमार हो, ताकि वो पैसे भेजती रहे। ये सुनते ही काव्या का कलेजा फट गया। वो समझ गई कि उसके पिता नहीं, बल्कि रेखा ने उसके साथ ये झूठ। तो आपने मुझसे झूठ कहा था माँ? रेखा का चेहरा सफेद पड़ गया। हरिहर बस्तर पर पड़े काव्या को देखकर आंसू बहाने लगे। काव्या, मेरी बेटी। काव्या दौड़कर अपने पिता के पास पहुंची। चिल्लाते हुए, तू यहाँ क्या कर रही है? तुझे किसने बुलाया? निकल यहाँ से। ये मेरा घर है और ये मेरे पिता हैं। अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी और मेरी कमाई के पैसे जो आपने नैना की पढ़ाई पर लगाए हैं, उसका हिसाब मैं आपसे जरूर लूंगी। रेखा ने तुरंत नैना को फोन कर सारी बातें बता दी और अगले ही दिन नैना शहर से गांव चली आई। ओहो, नाटक शुरू हो गया इसका। बताओ, तुम्हें चाहिए क्या? मेरे हिस्से की जमीन या मेरे माँ बाप का प्यार? काव्या ने पलट कर देखा। उसकी आंखों में नफरत नहीं, बल्कि गहरी उदासी थी। मुझे कुछ नहीं चाहिए नैना, बस सच्चाई। तुमने जो पढ़ाई की है, जिस आराम में तुम जीती हो, उसकी कीमत मेरे खून पसीने ने चुकाई है। काव्या ने नैना के सामने 5 साल पहले का वो पत्र और बूढ़े व्यक्ति का पत्र रख दिया। नैना ने पत्र पढ़े। उसके हाथ कांप गए। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी माँ इतनी क्रूर हो सकती है। माँ, ये क्या किया आपने? एक माँ की ममता दूसरी बेटी का जीवन बर्बाद करके नहीं मिल सकती। नैना ने उसी पल फैसला किया। उसने अपनी नौकरी से इस्तीफा दिया और अपने खाते में बचे सारे पैसे निकालकर काव्या के सामने रख दिए। काव्या दीदी, मुझे माफ कर दो। मैं इस पाप में भागीदार थी। ये पैसे ले लो, इससे बाबूजी का इलाज कराओ और अपनी पढ़ाई फिर से शुरू करो। काव्या ने पैसे नहीं लिए। नैना, मुझे पैसे नहीं चाहिए। मुझे बस अपना हक चाहिए, प्यार और सम्मान। तुम बाबूजी के पास बैठो, अब तुम उनकी देखभाल करो। नैना ने काव्या को गले लगा लिया। सालों की ईर्ष्या और नफरत का बांध टूट गया। हरिहर ये सब देखकर मुस्कुराए। कुछ ही दिनों बाद हरिहर शांत मन से दुनिया छोड़कर चले गए। लेकिन अब वो अकेले नहीं थे। रेखा अपनी गलती और अकेलेपन में गुम हो गई। काव्या ने गांव के पास ही एक स्कूल में पढ़ना शुरू कर दिया और नैना ने गांव में रहकर ट्यूशन देना शुरू किया। काव्या ने अपना हक वापस पा लिया, जो सम्मान और प्यार उसकी सगी माँ के जाने के बाद खो गया था, और नैना ने पश्चाताप के साथ अपनी बहन और पिता के लिए जीना शुरू कर दिया।